Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो आज हमने क्रैश कोर्स में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ये गेट और जैम दोनों के लिए क्रैश कोर्स है। तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप काम क्या करेंगे कि आप जाएंगे, नेट की क्रैश कोर्स की वीडियो पहले ही बनी हुई है ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री पे, पहले वो देखेंगे क्योंकि वहाँ पर हमने सारे ही टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर रखे थे। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ आएंगे कि यहाँ पर हमने पहले ही मैंने बताया हुआ वीडियो में कि यहाँ पर हमने कुछ 4-5 टॉपिक जो गेट और जैम दोनों में ही आ रहे हैं और जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हम वही यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो देखेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 4-5 टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है जैम में भी और गेट में भी, तो आपको पता है ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री अगर स्टार्ट हो रही है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बिना तो स्टार्ट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहला हम वही पढ़ेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। हमने नेट में भी वहाँ पर भी ये पार्ट कवर किया था, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से कराया, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ और नए एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करूँ इसकी मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, तो आपको पता है ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री में आपका जो कंपाउंड, जैसे नॉर्मली आपके ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में जो कंपाउंड बनते हैं वो जनरली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं और स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर वाले या स्क्वायर पिरामिडल स्पीशीज़ होती हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में वो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो मेंशन करके ही दे देता है कि हाँ अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कि इसको नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल है क्या बेसिकली कि मेटल और लीगेंड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक तो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस डोनेटेड बाय लीगेंड किसी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में वो 18 के बराबर अगर आते हैं तो हम बोलते हैं कंपाउंड हमारा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस डोनेटेड बाय लीगेंड, ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या होना चाहिए हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन अगर आया तो वो हम बोलते हैं कि जनरली स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स, वरना अनस्टेबल हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस के लिए, सबके लिए नहीं होता ये। ठीक है, तो अब अगर मैं जो डोनेशन की बात कर रहा हूँ, जो डोनेटेड बाय लीगेंड है, मैंने वहाँ पर बताया था मैं यहाँ पर न्यूट्रल एटम मेथड की ही बात करूँगा। ठीक है, मैं आयनिक मेथड कंसीडर नहीं करूँगा, जो भी मैं यहाँ पर लीगेंड का डोनेशन दिखाऊँगा वो न्यूट्रल एटम मेथड की उससे ही दिखाऊँगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जितने भी एग्जांपल लूँगा ये सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि मैं साथ के साथ ही आपको सारे एग्जाम्पल के थ्रू ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये जो भी है ना, ये जैम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैम में ये मॉलिक्यूल दे रखे थे और आपसे यहाँ पर पूछा था कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, आपको पता है ये ईटा 5 है, C5H5 है। ईटा 5 मतलब हेप्टिसिटी है इसकी, और मतलब हेप्टिसिटी का क्या मतलब है कि ये मेटल जो है यहाँ पर इस लीगेंड में 5 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो 5 कार्बन से अटैच मतलब जितनी हेप्टिसिटी बेसिकली जनरली होती है उतनी ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से आ गए Cp से, प्लस टाइटेनियम आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरी 4s2 एंड 3d2, तो मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टाइटेनियम के, 4 कर दो, प्लस यहाँ पर कार्बोनिल कितने हैं, 4 हैं, एक कार्बोनिल आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो 4 हो जाएंगी, तो 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और माइनस चार्ज है तो यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा। इसको आप सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 + 8 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, दूसरा देखते हैं। तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या है आपका Mn है, मैग्नीज के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस यहाँ पर SnPs3 होल ट्वाइस दे रखा है। Sn, अब Sn किस ग्रुप का एलिमेंट है, आपका कार्बन के नीचे आता है। कार्बन के आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर PS3 है, मतलब 3 तो बॉन्ड उसने बना लिए होंगे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन उस पर रह जाएगा जो इसको वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 SnPs3, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, कार्बोनिल अभी हमारे पास 4 है यहाँ पर, तो 8 आपके कार्बोनिल से आ जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये जो माइनस चार्ज दे रखा है वहाँ से आ जाएगा। तो ये 7 + 2 9 + 8 17 और 1, ये भी क्या हो गया है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है आपका ये, ठीक है। अगेन यहाँ पर ईटा 5 आपको दे रखा है, ईटा 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन प्लस इरिडियम दे रखा है। इरिडियम में कितना, इरिडियम आता है आपका कोबाल्ट वाले ग्रुप में, कोबाल्ट के मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 यहाँ पर रख देंगे, प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, CH2 दे रखा है। CH2 कार्बन है, 2 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं ऑलरेडी, तो 2 इलेक्ट्रॉन और दे देगा यहाँ पर, 2 इसके हो गए। और PMA3 आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाए 9 + 4 5 14 + 2 16 + 2 18, तो ये भी आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, तो लास्ट वाले में आपको टेंटेलम दे रखा है, ठीक है। TA जो आता है मेरा वेनेडियम वाले ग्रुप में आता है, ठीक है। वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 यहाँ से आ गया। क्लोरीन है यहाँ पर, ऐसे ही दी हुई है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, 3 क्लोरीन है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे। PET3 होल्ड बाय, आपको पता है भाई फॉस्फिन लिगेंड है तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, 2 है यहाँ पर तो 4 हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर CH-CME होल थ्राइस, इसको देख के डरना नहीं है। देखो क्या है यहाँ पर, ये जो CME3 है ये इस कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये कार्बन जो है जो मेटल को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इसकी 2 वैलेंसी तो पहले ही कंप्लीट हो रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देगा ये, ठीक है। तो बस यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये 5 + 3 8 + 4 कितना हुआ, 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन ही हुए ये, तो ठीक है। तो यही आपका फॉलो नहीं कर रहा, बाकी सारे आपके 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे होंगे। तो बस यही क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही आता है कि आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। MSQ भी बना सकते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए आपको, इसमें बोल देंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बस इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, मेटल आप कोई सा भी दे सकते हैं वो, ठीक है। ये नहीं सिर्फ 3D सीरीज़ का याद कर लिया, 4D 5D कुछ भी आ सकता है, और लीगेंड का डोनेशन आपको पता होना ज़रूरी है। बस इससे आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो नेक्स्ट हमारी जो एप्लीकेशन पार्ट है वो क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हेल्प से हम मेटल मेटल बॉन्ड भी निकाल सकते हैं, हमने देखा था नेट वाली वीडियो में भी। वहाँ पर हमने क्या किया, बस यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया होगा, वो बोलेगा कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 18 को या 16 को, कुछ भी दे सकता है वो अगर जैसे बोलेगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर उसने बोला कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, फिर हम मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो जो मेरा मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है ना, मेटल मेटल बॉन्ड का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है किसके, मेरा 18N, ठीक है। क्योंकि एक जो मेरा मेटल है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा होगा, तो N मेटल मेरे 18 × N कर दूंगा मैं, माइनस करेंगे यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे आपके, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो ये आपका आ जाएगा क्या, मेटल मेटल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप पर मेटल बॉन्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पर मेटल बॉन्ड कैसे निकालेंगे, पर मेटल मतलब एक मेटल कितने बॉन्ड बना रहा होगा, पर मेटल बॉन्ड, तो पर मेटल बॉन्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना, 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय N कर देंगे। N क्या है अपना, नंबर ऑफ मेटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। इससे आपके क्या निकल आएंगे, पर मेटल बॉन्ड निकल आएंगे आराम से। अब हम देखते हैं, अभी हम इसमें निकाल के देखते हैं मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको, क्या दे रखा है आपको, ईटा 5, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा था इसका मेटल मेटल मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इस हिसाब से पूछा था। NAT पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ ईटा 5 है, आपके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। सबसे पहला काम तो आपको यही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने ही पड़ेंगे आपको। प्लस यहाँ पर आपका मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम आपका क्रोमियम वाले ग्रुप में आता है, क्रोमियम वाले ग्रुप में आता है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, प्लस यहाँ पर कार्बोनिल 2 हैं आपकी, तो आपके 4 यहाँ से आ गए, तो ये कितना हो गया आपका 5 + 6 11 + 4 15 हो गया, 15 है, और यहाँ पर डाइमर है ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके 30 इलेक्ट्रॉन आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया 30 आ गया। अब मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है आपको, तो 18 N करेंगे मतलब 2 मेटल है यहाँ पर, तो 36 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन है कितने 30 हैं, तो कैसे कर सकता है, डिवाइड बाय 2 करो, तो मतलब यहाँ पर 3 मेटल मेटल बॉन्ड
रहे होंगे मोलिब्डेनम के बीच में, तभी जाके ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो स्टेबल रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला है ना, इसको हम ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड में हम एक तो हम क्लस्टर में पढ़ लेते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने बता दिया अभी आपको, मेटल मेटल और पर मेटल दोनों का। अब एक क्या है आपके जो डेल्टा बॉन्डिंग पढ़ते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डेल्टा बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो हम डेल्टा बॉन्डिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, फ्री एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं और स्टार्ट करते हैं डेल्टा बॉन्डिंग से। डेल्टा बॉन्डिंग, ठीक है, तो कुछ ये डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं जो मेरे डेल्टा बॉन्डिंग मतलब उनके बीच में क्वाड्रपल बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। जैसे आपका फेमस एग्जांपल जो है आपका Re2Cl8 2-, ठीक है, इस तरह का। तो इसका एमओटी डायग्राम कैसे बनता है आपका? एमओटी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ आपके आते हैं सिग्मा, देन आपके 2 पाई, ठीक है, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गए, फिर आपका डेल्टा आता है एक, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड में, और फिर आपके यहाँ पर एक डेल्टा स्टार आता है, देन यहाँ पर पाई स्टार आते हैं, ये डेल्टा हो गया, ये डेल्टा स्टार हो गया, और फिर आपके पाई हो गए, और लास्ट में आपका क्या आ गया? सिग्मा स्टार आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका एमओटी बनता है। और ये क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ही इंटेंस कलर भी दिखाते हैं ड्यू टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन। अगर डेल्टा में इलेक्ट्रॉन है और आपका ये होमो हो जाए डेल्टा, और आपका डेल्टा स्टार लूमो हो जाए, तो यहाँ पर ये डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन दिखाते हैं और बहुत ही इंटेंस कलर शो करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को देखो कैसे निकालते हैं। इस एग्जाम्पल को हम करते हैं कि इसमें कैसे हम निकालेंगे कि डेल्टा बॉन्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले काम होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। ठीक है, सबसे पहला का क्या काम है, इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी आपको। तो निकालते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ मोलिब्डेनम 2 है, तो यहाँ पर 2x हो गया, प्लस अब ये जो है ना, इसको पहचानना पड़ेगा आपको, ये क्या है, ये एक एसीटेट आयन है ना, एसीटेट है ना, CH3COO माइनस रहा होगा। ठीक है, एसीटेट है और मेटल से कोऑर्डिनेट करा। अब एसीटेट आयन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, एक नेगेटिव चार्ज होगा, 4 है यहाँ पर, तो कितने हो गए, -4 हो गए, इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो 2x इज इक्वल टू आ गया आपका +4। ठीक है, तो 2 मेटल पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे। ठीक है, +4 आ गया। अब आपको पता है मोलिब्डेनम जो होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके, एक मोलिब्डेनम के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के कितने, 12 होंगे, 12 में से 4 हटा दो, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपको यहाँ पर फिल करने। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो अब यहाँ पर देखोगे तो सारे के सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही फिल्ड हैं। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है मेरा, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस कर दो एंटी बॉन्डिंग के, 0 कोई नहीं है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 4 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, मतलब क्वाड्रुपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे और एक डेल्टा बॉन्ड होगा। तो यही आपसे पूछा था इस एग्जाम्पल में, बेसिकली ये पूछा था आपसे, ये नेट गेट का क्वेश्चन है कि कितने सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, पाई एंड डेल्टा बॉन्ड कितने होंगे। ठीक है, तो एक सिग्मा हो गया, 2 पाई हो गया और एक डेल्टा हो गया, 4 आ गया आंसर आपका। ठीक है, कुछ इस तरह से निकालना था। तो इसको ऐसे करते हैं हम, डेल्टा बॉन्डिंग के क्वेश्चंस आप इस एमओटी को फॉलो करते हुए करेंगे। ठीक है, जैम में तो शायद नहीं पूछते, लेकिन ये गेट में आपसे पूछा हुआ है कई बार क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है सारा नेट की वीडियो में। ठीक है, बस एग्जांपल अलग है, ये आपका जैम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो चार्ज कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज़ है। चार्ज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, चार्ज इज इक्वल टू होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -18। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, चार्ज आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया आराम से। हम देखते हैं कैसे अप्रोच भी कर सकते हैं इसको, वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आयरन है और 4 कार्बन दे रखी हैं। आयरन के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम TV, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, TVE भी लिख देते हैं कई बार। तो इसको निकालेंगे तो 8 आ गए आपके आयरन के, प्लस यहाँ पर 4 कार्बोनिल है, 4 कार्बोनिल का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, और SiMe3 दे रखा है आपको। ठीक है, तो अगेन SiMe3 है, तो सिलिकॉन आपका वही कार्बन, 4 वैलेंसी होती, 3 उसने पहले ही बना रखे हैं बॉन्ड Me से, तो एक और इसको शेयर कर देगा, तो +1 ही आएगा इसका। ठीक है, +1।
तो ये कितने आ गए आपके 17 इलेक्ट्रॉन आ गए, 17 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसको 18 अगर करने हैं तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज आएगा। बस सिमिलर यहाँ पे आप पुट कर दो, यहाँ पे आप पुट भी करोगे तो भी आपको देखोगे -1 चार्ज ही देखने को मिलेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17 माइनस 18 करोगे इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आपका चार्ज आ गया। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या -1 आ गई। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होती है आपकी, आप इससे हेप्टिसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हेप्टिसिटी बेसिकली आपको पता है कोई रिंग होगी आपके पास, ठीक है, आप डिफरेंट रिंग डिफरेंट हेप्टिसिटी शो कर सकती हैं, है ना। जैसे मान लो कोई COT मतलब साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन आपके पास, उसमें 4 डबल बॉन्ड होंगे तो वो एक डबल बॉन्ड भी कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल से, 2 डबल बॉन्ड भी कर सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड भी कर सकते हैं, चारों भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर वो हेप्टिसिटी कैसे क्या होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। इसमें भी सिमिलरली आपको बोल देगा कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो 18 या 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो आप बताओ हेप्टिसिटी क्या होगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ये वाला। तो इसमें आपके पता है टंगस्टन W क्या होता है, टंगस्टन होता है, टंगस्टन के होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पर आपके 2 CP रिंग है, हमें नहीं पता अभी CP का, तो हम इसको मान लेते हैं 2x, है ना। 2 CP रिंग का हमें नहीं पता उसका x क्या है। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर 4 क्या है आपकी कार्बोनिल से आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए टोटल आपके पास, और ये फॉलो कितना करना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। इस तरह से आप अप्रोच करेंगे इसको। तो 6 + 4 10, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, अब 2 CP रिंग से आपकी 8 हेप्टिसिटी शो होनी चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं, देखो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी। एक तो आप क्या बनेगी, एक ईटा 3 में हो जाए और एक ईटा 5 में हो जाए। ठीक है, यही आगे पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, 6-2 नहीं हो सकती, 6 तो शो ही नहीं करती। जो CP रिंग है जनरली जो होती है वो या तो 1 हेप्टिसिटी शो करेगी, या तो 3 हेप्टिसिटी शो करेगी, या तो 5 हेप्टिसिटी शो करेगी, 4 भी नहीं करेगी, इसलिए 4 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर, एक CP रिंग आपकी 3 और एक CP रिंग आपकी 5 हेप्टिसिटी शो करेगी, तब जाके 8 यहाँ से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपकी CP रिंग नहीं दे रखी, ठीक है, ये ट्रोपोलियम आयन दे रखा है आपको, इसकी हेप्टिसिटी निकालनी है आपको, इसकी निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या MO है, MO के आ गए आपके 6 प्लस यहाँ पर इसका हमें नहीं पता, एक्सलेट कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर 6 यहाँ से आ गए, है ना, कार्बोनिल है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन, और अगर यहाँ से x निकालोगे तो आप आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो बस यहाँ से आ गई हेप्टिसिटी कि C7H8 जो होगा वो आपकी 6 हेप्टिसिटी शो कर रहा होगा। तो इस तरह से इसको हमें करना था, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट जो है आपका वो है क्या, नंबर ऑफ कार्बोनिल्स भी आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बोनिल्स निकाल सकते हैं। और तो और आप क्या कर सकते हैं, आप कभी कोई नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स दे दे, NO का आपको पता है बेंट भी होती है, लीनियर भी होती है। ठीक है, उसमें लीनियर में वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है न्यूट्रल एटम मेथड से, और बेंट में वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ठीक है, तो आपसे लीनियर कौन सी NO है, बेंट कौन सी है, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है नेट की वीडियो वाली में, क्रैश कोर्स की वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कॉपर दे रखा है आपको, कॉपर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए। कॉपर के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 4s2 3d9 मतलब 3d10 या 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके, 11 इसके आ गए, प्लस यहाँ पर कार्बन मुझे नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन तो पता है 2 पर कितनी है वो नहीं पता, तो 2x कर लो। 2x क्यों किया मैंने, क्योंकि एक कार्बोनिल मेरे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो x कार्बोनिल मेरे 2x इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगी। ठीक है, अब यहाँ प्लस चार्ज है तो -1 करना पड़ेगा, और इज इक्वल टू आपको 18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा होगा। तो यहाँ से आपको 2x की वैल्यू निकालनी है, वो आ जाएगी आपकी कितनी 8 आ जाएगी, 8 आएगी ना, और x आ जाएगा यहाँ से आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। बस ये भी NIT टाइप क्वेश्चन था, x की वैल्यू आपको 4 पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाता। तो इस तरह से इसको अप्रोच करना था। तो ये तो बात हुई किसकी, हमारी 18 इलेक्ट्रॉन रूल और उसकी एप्लीकेशंस की भी। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, मेटल कार्बोनिल्स पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स में हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना मेटल कार्बोनिल्स का, वो वही है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाला। उससे क्वेश्चन गेट में भी आपको मिलेगा और जैम में भी बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो गया, ठीक है, और वो जो नंबर ऑफ बैंड वाला पार्ट है वो गेट में पूछते हैं, जैम में जनरली नहीं पूछते, वो नंबर ऑफ बैंड पूछ लेते हैं ना कहीं, जैसे कोई TP का कोई कॉम्प्लेक्स है या कोई आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वो मैंने नेट की क्रैश कोर्स वीडियो में बहुत अच्छे से करा रखा था, तो वो आप वहीं पे देखेंगे। ठीक है, वो पार्ट हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम जनरली जो कवर करने जा रहे हैं वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही पार्ट कवर करेंगे।
तो जनरली अगर मैं CO की बात करूँ, नॉर्मल CO की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें आपको पता है इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो 2143 सेंटीमीटर इनवर्स आती है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, ये मैंने वहाँ भी बताया था। अब आपको यहाँ पर मैंने पिछली वाली जो नेट की क्रैश की उसकी वीडियो थी उसमें आपको CO का आपको क्या करवाया था, वहाँ पर MOT डायग्राम करवाया था। ठीक है, तो मैं बार बार यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो CO का जो मैंने डायग्राम बताया था उसमें जो होमो था इसका, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैंने बताया भी था वो सिग्मा नेचर का होता था, है ना, 3 सिग्मा ऐसे करके लिखते थे। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन आते थे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आते थे ना सिग्मा में ऐसे करके, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते थे वो बेसिकली कार्बन के ऊपर रहते थे और वो कार्बन ही इसको डोनेट कर रहा होता था। तो ये ऐसे तो देखने में लग रहा था बॉन्डिंग, लेकिन इसमें क्या होता था, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हुआ करता था, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। ठीक है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता। तभी क्या होता था, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से शिफ्ट कर रहा है, ऑल्दो सिग्मा में थे, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थे ना ये, तो अगर ये यहाँ से बॉन्डिंग से कभी भी मेरा अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो वहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा होता है ना, बॉन्डिंग से जा रहा है तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। लेकिन देखा ये गया जब ये कोई अगर किसी लुईस एसिड से, जैसे कि अपना BH3 है ना, BH3 से ये क्या एडक्ट बनाता है ना, तो यहाँ पर ये CO जब भी ऐसे कोऑर्डिनेट कर रहा है तो इसने यही वाले इलेक्ट्रॉन की, होमो इसका यही है तो यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करी होगी ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए, लेकिन इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब ये कितनी हो जाती है, 2164 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब हो जाती है। तो ये क्यों बढ़ रही है, ऐसे बढ़ इसलिए रही क्योंकि उसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो एंटी बॉन्डिंग वाला एक तरह से जा रहा है, तो इसीलिए उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज कर रहा है, ना कि डिक्रीज कर रहा है। अब बॉन्ड ऑर्डर, और ये तो समझ गए हो ना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना ही बॉन्ड जो होगा 2 एटम के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, है ना, ये भी बोलते हैं हम। तो यहीं से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल, मतलब उनको हम इक्वेट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, ये बोल सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है, यहाँ पर जब मेटल कार्बोनिल की बात करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर अगर मेटल से कोई कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है ये क्या होता है, सिग्मा तो डोनर होता है, सिग्मा डोनर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी डोनेट कर रहा होगा। लेकिन साथ साथ आपको पता है मेटल के पास, आपके पास क्या होते हैं, फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के पास, और इसके पास आपका एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल होता है ना। बात करूं मैं यहाँ पर एम्प्टी, क्योंकि इसका लूमो क्या होता है, होमो तो ये होता है, लूमो क्या होता है आपका पाई स्टार ही होता है, इसमें एम्प्टी पाई स्टार होता है, पाई स्टार, ठीक है। तो मेटल क्या करता है यहाँ पर, बैक बॉन्डिंग से पाई बैक डोनेशन भी कर रहा होता है। तो ये सिग्मा डोनर होता है और पाई एक्सेप्टर होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा से डोनेट कर रहा है और पाई से एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये अब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जितना क्या होगा, जितना मेटल इसको पाई बैक डोनेशन कर रहा होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको प्रोवाइड कर रहा होगा, उतना ही क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकालता था कि जितनी ज़्यादा मेरी बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, मेटल टू कार्बन इंक्रीज होगी, उतना ही मेरा बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, कौन सा वाला, CO बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन से बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो मतलब वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जितनी कम बैक बॉन्डिंग होगी उतना CO स्ट्रेचिंग आपको इंक्रीज करते हुए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा तो डोनेट कर ही रहा है ना, ये अपना एंटी बॉन्ड, जो स्लाइडली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर के इलेक्ट्रॉन थे वो तो दे रहा है ना, साथ में मेटल से एंटी बॉन्डिंग में ले भी रहा है, ठीक है। तो वो पूरी चीज़ डिपेंड कर जाती है किस पे, मेटल और कार्बन की बैक बॉन्डिंग में। तो आपसे इसमें क्वेश्चन यही पूछता है, या तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछ सकता है, या तो MC, जितना ज़्यादा क्या होगा, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी उतना MC बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही होगी उतना मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, और CO और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी ये बैक बॉन्डिंग या फिर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जो फैक्टर की बात करेंगे, तो आपका फर्स्ट फैक्टर जो है यहाँ पर, ठीक है, पहला फैक्टर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो क्या है आपका, चार्ज ऑन मेटल, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल, ठीक है। आपको पता है मेटल अगर
पाई बैक डोनेशन कर रहा है तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा ना। मेटल के पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा डोनेट कर पाएगा, जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना कम डोनेट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल इंक्रीजेस बैक बॉन्डिंग, इंक्रीजेस मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर increases but CO bond order decreases। ठीक है, CO बॉन्ड ऑर्डर बोल लो या तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोल लो कार्बोनिल की, वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं जो कि एग्जाम में आपको बार बार वही पूछा जाता है, उसको ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात करूँ मैं तो आपको पता है अगर आपके पास टाइटेनियम CO6 2 नेगेटिव है एक, ठीक है, फिर आपके पास वेनेडियम CO6 नेगेटिव है, ठीक है, देन आपके पास क्रोमियम CO6 है, उसके बाद आपके पास MnCO6 पॉजिटिव है और लास्ट में आपके पास FeCO6 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितना नेगेटिव चार्ज होगा मेटल के पास उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन है उसके पास। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो आपको पता है क्या बोल सकता हूँ मैं, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इधर से इधर जाने पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, ऐसे बोल सकता हूँ। या और अगर इसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस तो जो आपकी बैक बॉन्डिंग होगी वो भी डिक्रीज करेगी और यहाँ से जो न्यू CO होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ऑल्दो अगर मैं बात करूँ इसकी, इस वाले की, तो इसकी जो आपकी न्यू CO आती है वो फ्री CO से भी ज़्यादा आती है, फ्री CO से भी ज़्यादा आती है। ठीक है, मोर देन फ्री CO आती है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होती ही नहीं है एक तरह से। अगर मेटल आपका +2 ऑक्सीजन स्टेट में चला गया, ठीक है, तो वहाँ पर ये कंसीडर कर लेना कि वहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी, बस वो सिग्मा से एक्सेप्ट कर रहा होगा CO से, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बस आपका +1 में एक ऐसा ही इस वाले की फ्री CO से कम होती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जो Mn वाला है उसकी फ्री CO से कम होती है, लेकिन +1 में आपका जो कॉपर वाला है ना, CO4 और यहाँ पर पॉजिटिव, इस वाले की भी आपकी फ्री CO से ज़्यादा आती है। सिर्फ इस कॉपर वाले केस में बोल रहा हूँ +1 में, बाकी अगर कोई और +1 में आपको दिख रहा है ना तो वहाँ पर फ्री CO से आपको कमी मिलेगी। लेकिन +2 +3 ऑक्सीजन स्टेट में है तो डेफिनेटली फ्री CO से वहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। और नेट में इसी के ऊपर इस बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ था। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर नेट में पूछा हुआ है तो गेट में भी पूछने के पूरे चांसेस हैं और आफ्टर दैट जैम में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके। ठीक है, तो ये तो बात थी फर्स्ट फैक्टर की, दैट इज चार्ज ऑन द मेटल। सेकेंड आपका कौन सा फैक्टर है आपका, कि अदर लिगेंड जो प्रेजेंट है। सेकेंड फैक्टर है आपका अदर लिगेंड प्रेजेंट ऑन मेटल, प्रेजेंट ऑन मेटल। ठीक है, मेटल पे CO के अलावा जो लिगेंड है वो भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उनका भी कुछ सिग्मा डोनेशन, पाई एक्सेप्टर, कुछ तो कैरेक्टर रहा ही होगा ना। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं एक्सपेरिमेंटल डाटा को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए एक ऑर्डर, पाई एक्सेप्टेंस का ऑर्डर डिसाइड किया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो वो पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो जो NO होगा वो सबसे ज़्यादा पाई एक्सेप्टर होगा। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर है, मेरा पाई एक्सेप्टर का ऑर्डर है, पाई एक्सेप्टर का ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर में चलेंगे। हमें पाई एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, तो NO अगर लगा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा होगा बहुत ज़्यादा मेटल से, जिसकी वजह से आपकी बैक बॉन्डिंग भी कम हो जाएगी। ठीक है, NO, देन आपका CO आता है, देन आपका RNC आता है, देन आपका नहीं, ये पहले नहीं आता, पहले आप इससे पहले भी आपका PF3 आता है। ठीक है, इससे पहले आपका PF3 आता है, देन आपका RNC आता है, फिर आपका PCl3 आता है, फिर आपका
POR3 आता है, फिर फॉस्फीन लिगेंड आ जाते हैं सारे, OR3, देन आपका PR3 आता है, ठीक है। तो इतना ही आप याद कर लें, बहुत है। और इसके बाद लास्ट में आपके ये वाले आ जाएंगे, कौन सा, एक RCN भी आता है, ठीक है। RNC और CN में डिफरेंसेस, NC होगा तो ज़्यादा पाई एक्सेप्टर होगा, CN होगा तो कम पाई एक्सेप्टर होगा, और लास्ट में आपका आता है NR3 लिख देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये तो पाई एक्सेप्टर होते ही नहीं है। जो नाइट्रोजन वाले आपके डोनर होंगे वो सिर्फ सिग्मा डोनेट करते हैं, सिग्मा डोनर होते हैं, पाई एक्सेप्टर होते ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फॉस्फीन की, ये वाले अगर एल्काइल लगा हुआ है तो ये वाले क्या होते हैं, अच्छे पाई सिग्मा डोनर होते हैं लेकिन पुअर पाई एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पाई एक्सेप्टेंस कम हो रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस साइड अगर मैं इस साइड बोल रहा हूँ, NO अगर लगा हुआ है आपका, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा मेटल की, और बैक बॉन्डिंग को भी कम करेगा। तो वहाँ पर आपका न्यू CO ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन केस में जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका न्यू CO जो होगा वो डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक तरह का एक क्वेश्चन देखो डिस्कस कर ही लेते हैं हम। इसमें भी आपका कैसे, जैसे मान लो ये MO का कॉम्प्लेक्स होता है, MO है आपके पास और 3 यहाँ पर CO हैं और एक आपका उसने PF3 लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट में उसने क्या किया, PF3 हटाओ, PF3 तो आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, तो इससे तो आपका चल जाएगा, आपको PCl3 कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, और इसका होल थ्राइस। सिमिलरली फिर MO लगा हुआ है और यहाँ पर 3 CO लगे हुए हैं, और अब उसने क्या कर दिया, POR3 लगा दिया, OR3। नेक्स्ट में क्या किया उसने, MO किया, CO होल थ्राइस, और यहाँ पर PR3 लगा दिया, ठीक है। ये भी होल थ्राइस है और ये भी होल थ्राइस है, ठीक है। तो अब इसमें उसने ऑर्डर पूछ लिया आपसे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसमें न्यू CO का ऑर्डर बता दो। तो आपको पता है यहाँ से डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, ये तो सेम है ना, हमें तो जो डिफरेंट है हम वही कंपेयर करेंगे, सेम वाले कंपेयर क्यों करेंगे। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ तो मुझे पता है पाई एक्सेप्टेंस ऑफ फॉस्फीन लिगेंड डिक्रीजेस, ठीक है। यहाँ से जहाँ जा रहा हूँ पाई एक्सेप्टेंस क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पर, बैक बॉन्डिंग जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जितना पाई एक्सेप्टर कम उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींच रहा होगा, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी और न्यू CO आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट में आपकी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंड एंड देन लास्ट में आपका थर्ड वाला आ जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तो बात थी आपके सेकेंड फैक्टर की, कि अदर लिगेंड कैसे अफेक्ट कर सकते हैं आपकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो है आपका, या तो मैं बोल दूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है रूल, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल मैंने नेट वाली वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। वहाँ पर हमने नंबर ऑफ कार्बोनिल वाला देखा था, बेसिकली बहुत ही माइनर फैक्टर है। एक तो नंबर ऑफ कार्बोनिल से भी डिपेंड करता है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देख लेंगे। नंबर ऑफ कार्बोनिल्स पे भी डिपेंड करता है, बट उसमें ना सिर्फ एक ही केस है ऐसा, तो उसमें ज़्यादा बस ये वाला केस है जो मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था। एक आपके पास NiCO4 दे रखा है, एक आपके पास MnCO5 दे रखा है, और एक आपके पास क्या दे रखा है, CrCO6 दे रखा है, ठीक है, कुछ इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पर हम ये बोलते थे कि जैसे जैसे आपके क्या होंगे, यहाँ पे बेसिकली FeCO5 कर लो, FeCO5, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोलते थे जैसे जैसे कार्बोनिल इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या, कार्बोनिल क्या है, बेसिकली लिगेंड है ना, लिगेंड क्या करता है, पहले तो मेटल को ऊपर चार्ज बढ़ाता है, ठीक है। तो मेटल पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बोनिल लगेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा मेटल के ऊपर, तो उतनी ज़्यादा बैक डोनेशन हो रही होगी, ठीक है। इसको इस तरह से अप्रोच करना है कि मैं इधर लेफ्ट टू राइट जाऊँ तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर चार्ज ऑन मेटल इंक्रीज कर रहा होगा, फॉर्मल चार्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, फॉर्मल चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेस, है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बोनिल बढ़ रही हैं वैसे वैसे फॉर्मल चार्ज बढ़ रहा होगा, तो वहाँ पर बैक बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो न्यू CO आपका घट रहा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें आता है, देन इसमें। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है। एक और फैक्टर है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे भी फ़र्क पड़ता है, बहुत ही कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है इसलिए एग्ज़ाम में ये पूछते नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम फ़र्क पड़ता है, 10 से 12 सेंटीमीटर इनवर्स का फ़र्क पड़ता है, इसलिए एग्ज़ाम में पूछते भी नहीं है। ये बहुत ही माइनर फैक्टर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्या पता पूछ ही ले, ठीक है।
क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल में एग्जांपल के उससे करते हैं हम। अगर एग्जांपल लूँ यहाँ पर, एक तो ये आपका Mn2CO10 हो गया। ठीक है, ये डाइकार्बोनिल में एग्जिस्ट करता है, डाइमर में ऐसे हो गया। एक आपका FeSO CO5 हो गया, और एक आपका लास्ट में आ गया कोबाल्ट वाला CO, ये भी डाइमर में एग्जिस्ट करता है ना, CO2 CO8। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर क्या देखना है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही देखनी है मेटल की। तो यहाँ से हमें पता है लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं जब भी 3D सीरीज में, तो आपको पता है Z इफेक्टिव आपका बढ़ रहा होता है। ठीक है, Z इफेक्टिव बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही होगी। Z इफेक्टिव आपका इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो मेरी यहाँ पर न्यू CO जो है वो भी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से देने नहीं चाहेगा ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने पास ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, वो दूसरे को देगा क्यों जल्दी। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, न्यू CO आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, इनके लिए तो एवरेज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे CO लगे हुए हैं तो इनके लिए एवरेज वैल्यू ली जाती है। तो इसकी बात करूँ तो ये 2013 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है। इसकी बात करूँ तो 2023 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है, और इसकी बात करूँ तो ये इनसे ज़्यादा 2044 सेंटीमीटर के इनवर्स के आसपास आता है। देखो फ़र्क तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हम कंसीडर करके चल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, फैक्टर्स थे इसके। अब एक चीज़ और है इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के अलावा, कि अब कभी कभार आपका क्या पूछ लेता है आपका कि टर्मिनल CO एंड ब्रिजिंग CO। तो अगर आपको IR डाटा दिया हुआ है तो आप टर्मिनल और ब्रिजिंग CO का कैसे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं टर्मिनल CO की बात करूं, टर्मिनल CO, ठीक है, मतलब कि CO जो होगा वो सिर्फ एक मेटल से ही बाइंड होगा, कुछ इस तरह से मेटल होगा और यहाँ पर CO ऐसे कुछ इस तरह से बाइंड हो गया। ठीक है, तो इसका जो रेंज आता है IR में वो आता है 2120 से लेकर 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है, तो इस रेंज में अगर आपको कोई IR मतलब CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है IR में, तो आप समझ जाना वहाँ पर वो टर्मिनल CO ही होगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में बहुत ही बड़ा रोल है इस चीज़ का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर वो ब्रिजिंग में मतलब दो मेटल से ब्रिज हो रखी है, ठीक है, ब्रिजिंग में भी कई तरह की ब्रिजिंग हो सकती है, मतलब मैं यहाँ पर μ2 वाली कंसिडर करूँ, μ2 CO है आपका। μ2 CO का मतलब है आपका, म्यू क्या दिखाता है, ब्रिजिंग दिखाता है, 2 का मतलब है दो मेटल से जुड़ा हुआ है। अगर वो दो मेटल से जुड़ा हुआ है तो इसकी जो रेंज आती है वो आती है आपकी 1850 से लेकर 1700 तक। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस रेंज में अगर आपको दिख रहा है 1700 1800 के आसपास अगर आपको कुछ दिख रहा है बैंड, तो वो आप वहाँ पे समझ जाना ब्रिजिंग CO होगा, दो मेटल से वहाँ पर CO जुड़ी हुई होगी। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, अगर वो तीन मेटल से जुड़ा हो, μ3 CO। ठीक है, ऐसा आपको क्लस्टर्स में देखने को मिलता है। CO एक से दो से ज़्यादा मेटल से भी जुड़ी हुई हो सकती है। तो उस केस में आपको जो मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा 1730 से लेकर 1620 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आपको फ्रीक्वेंसी। तो इन वैल्यू को आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आया हुआ भी है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये बात हुई किसकी, कार्बोनिल की। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोला द ऑर्डर ऑफ MC बॉन्ड स्ट्रेचिंग इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज। तो बस वहाँ पर अभी मैंने पिछले जो एग्जांपल करवाया आपको, ये किस पे बेस है आप देख सकते हो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, बस चार्ज अलग है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो मेटल के चार्ज पे ही बेस्ड है। तो वहाँ पर मैंने CO स्ट्रेचिंग बताई थी, यहाँ पर उसने MC बॉन्ड स्ट्रेचिंग पूछ लिए। तो इसको ध्यान रखना है आपको, MC पूछिए CO पूछिए, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी, तो यहाँ पर आपको पता है सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ है, यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा चार्ज है MnCO। तो सबसे कम बैक बॉन्डिंग यहाँ हो रही होगी। अगर मैं बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिखूँ, पहले यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का अगर ऑर्डर लिखूँ तो वो क्या आएगा, सेकेंड वाले में सबसे कम, देन आपका ये जीरो चार्ज, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर -2 और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात को सेकंड में सबसे कम बैक बॉन्डिंग होगी, देन आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा, देन आपका फोर्थ वाला आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा आपकी बैक बॉन्डिंग थर्ड वाले में हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर ये है तो MC बॉन्ड स्ट्रेचिंग का भी ऑर्डर यही होगा। ठीक है, MC बॉन्ड स्ट्रेचिंग का ऑर्डर भी यही होगा, ये वाला।
ठीक है, ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एमसी बॉन्ड होगा और न्यू सीओ का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, न्यू सीओ का ऑर्डर लिखोगे तो इसका अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने एमसी ही पूछा था, तो देख लेते हैं। सेकंड वाला सबसे मतलब थर्ड वाला सबसे ज़्यादा कहाँ दे रखा है, एक में ही दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। अच्छा, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा, देन आपका फोर्थ वाला आएगा, देन आपका फर्स्ट वाला और देन आपका सेकंड वाला। तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, देन फोर्थ में, देन फर्स्ट में एंड देन सेकंड में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, द करेक्ट सेट ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल बैंड्स इन सेंटीमीटर इनवर्स फॉर द न्यू सीओ स्ट्रेचिंग मोड ऑफ द गिवन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स इस। तो ये गेट वाला पूछा, जो पिछला क्वेश्चन क्या वो जैम का क्वेश्चन था, ये गेट 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये देखो, ये दे दिया है, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको। इसने पूछा है जो सीओ है ना, 3 सीओ, इनका क्या बैंड आएगा। तो मैंने बताया ये क्या है, μ2 है ना, ये की कौन सी है आपकी ब्रिजिंग वाली सीओ है, μ2 सीओ है। तो इनकी रेंज जो होती है वो क्या होती है, 1850 से लेकर आपकी 1700 तक। ठीक है, तो अब देख लो इस रेंज में जहाँ जहाँ आपको बैंड दे रखे, यहाँ देखो 1900 दे दिया है, इसको काटो, इधर भी 1900 दे दिया है, इसको भी काटो। 1900 तो नहीं जा सकती ना, वो तो टर्मिनल सीओ की होती हैं। यहाँ जब सारी ब्रिजिंग में हैं तो ये इस रेंज में आना चाहिए इनका। अब इन दोनों ऑप्शंस को देखो, तो इसमें 1827 हाँ ये आ सकता है, 1783 ये भी आ सकता है, 1766 ये भी आ सकता है। तो आंसर ये आ गया आपका। इसमें देखो ये आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन ये आ सकता है क्या, ये तो आपकी μ3 वाली आ गई ना, ये तो आपकी μ3 वाली आ गई। ठीक है, तो ये भी नहीं आ सकता। ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या है, आपका मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो अगर मैं गेट की बात करूँ तो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है, गेट में बहुत पहले क्वेश्चन आते थे लेकिन अब इतने क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। लेकिन जैम में रिसेंट ईयर में 2021 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो हम आगे करेंगे भी। तो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये हमने नेट की क्रैश कोर्स की वीडियो में ये हमने पोर्शन कवर भी नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पर ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अदर टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे लेकिन ये टॉपिक वहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करूँ मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स की, तो जो सबसे पहले ये ऑब्जर्व की गई वो कॉम्प्लेक्स कौन सा था, जीजस सॉल्ट था। ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था वो क्या था अपना, जीजस सॉल्ट। क्या होती है इसकी कॉम्पोजिशन, इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है, PtCl3 और यहाँ पर C2H4 मतलब एक एल्कीन और ओवरऑल इस पर नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में रहता है। ठीक है, ये बात थी। अब बॉन्डिंग होती कैसे, ठीक है, तो इसका मॉडल देखते हैं कैसे इसमें बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो पता है आपको प्लेटिनम है जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेशन साइड तो क्लोरीन होगी वो ऑक्यूपाई करेगा और एक कोऑर्डिनेशन साइड जो होगी स्क्वायर प्लेनर की वो एक एल्कीन ऑक्यूपाई करेगी कुछ इस तरह से। लेट सपोज ये Pt हो गया मेरा, ये Cl हो गया, एक ये Cl हो गया, एक आपका ये Cl हो गया और यहाँ पर आपकी एल्कीन कुछ इस तरह से बाइंड कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन लगे हुए होंगे इस पर कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, कैसे ये बाइंड कर रही है, आपको पता है एल्कीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो इसको डोनेट कर सकती है। तो ये क्या करती है, यहाँ पर अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट तो करती है लेकिन होती सिग्मा डोनर है। बेसिकली सिग्मा डोनेशन ही हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट, लेकिन ये क्या है, सिग्मा डोनर होती है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर अगर पाई ऑर्बिटल है तो पाई स्टार ऑर्बिटल भी अवेलेबल होंगे और मेटल के पास आपके पास डी ऑर्बिटल फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वहाँ पर आपका ये पाई एक्सेप्टेंस भी शो करता है। लेट सपोज यहाँ पर आपका मेटल का और फील्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पर आपके पाई स्टार ऑर्बिटल हैं, इसको अलग उससे दिखाते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, पाई स्टार ऑफ एल्कीन और ये हो गए आपके फील्ड डी ऑर्बिटल्स, है ना। तो यहाँ पर आपको एक बैक डोनेशन देखने को भी मिलती है, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होती है। तो ये एक तरह से ये भी पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ऑल्दो इतना स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर नहीं होता लेकिन होता है, जिससे आपकी अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस बॉन्डिंग के वजह से। एक तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एल्कीन ने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो एल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा होगा, ऊपर से यहाँ पर अगर मेटल क्या हो थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग भी हो रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये CC बॉन्ड लेंथ होती है वो बढ़ने लग जाती है एल्कीन की। ठीक है, अगर मैं फ्री एल्कीन से इसको कंपेयर करूँ तो इसकी CC बॉन्ड जो होती है थोड़ी सी लंबी होती है, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से कंसिक्वेंस ये निकल के आता है कि जो मेरी CC डबल बॉन्ड लेंथ है या फिर मैं CC बॉन्ड लेंथ बोल दूँ, बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करने लग जाती है।
ठीक है, एक तो ये फैक्टर। और एक चीज़ यहाँ पर ये होती है, जो 3 Cl बॉन्ड लेंथ होती है ये भी इक्वल नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाली क्लोरीन है, ये वाली जो क्लोरीन है वो सेम ऑर्बिटल शेयर कर रही होगी ना, जिससे ये बॉन्डिंग कर रहा होगा इसके जो ट्रांस है। तो जो ट्रांस होती है क्लोरीन, ट्रांस क्लोरीन होती है, उसकी बॉन्ड लेंथ अलग होती है बाकी दो से। ठीक है, ट्रांस क्लोरीन जो होती है बॉन्ड लेंथ जो होती है उसकी डिफरेंट होती है देन अदर टू। ठीक है, जो सिस हैं उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ट्रांस वाली क्लोरीन होगी उस पर फर्क पड़ेगा इसकी बॉन्डिंग से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो ये बैक बॉन्डिंग है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे हमने अभी CO के केस में देखा था ना, वैसे यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। एक तो आपके जो फर्स्ट फैक्टर है की बात करूँ मैं, तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी आपके पास, उतना ही क्या होगा, वहाँ पर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उसके हिसाब से आप जितनी ज़्यादा बैक बॉन्ड होंगी उतनी CC बॉन्ड लेंथ और आपकी बढ़ती चली जाएगी, है ना, ये बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे मेरी बॉन्ड लेंथ जो होगी CC की वो भी इंक्रीज़ करने लग जाएगी। ठीक है, तो मेटल क्या होना चाहिए आपका, ऑक्सीजन स्टेट उसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बोला जाता है ना जिस सॉल्ट में कि बैक डोनेशन होती है, तो Pt+2 में है, यहाँ पर +2 में भी उतनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। अभी हमने देखा था ना +2 में बैक बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं दिखा पाता मेटल। ठीक है, तो जब प्लेटिनम आपका 0 ऑक्सीजन स्टेट में होगा ना, तो वहाँ पर बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको ये वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि अगर आपका Pt हो और यहाँ पर 2 ppS3 लगे हों आपके। ठीक है, अब जो होगा यहाँ पर Pt क्या होगा, 0 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। और इस केस में जो यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही होती है ना एल्कीन से, कुछ इस तरह से अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर एल्कीन कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसकी जो स्टेट बनती है ना बेसिकली वो कुछ इस तरह से बनती है, ppS3 Pt, और यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि इतनी ये कम हो जाती है, ऑलमोस्ट सिंगल बॉन्ड हो जाता है ये। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी थी। ठीक है, तो ये मॉडल यहाँ पर फॉलो होता है, ना कि ये वाला, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड इतना लंबा हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट सिंगल बॉन्ड के करीब पहुँच जाता है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर ये कितने 2 हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट का ये है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट कम होगी, मतलब 0 या 1 में है या उससे भी माइनस में अगर चला जाए, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और CC बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड फैक्टर है मेरा, वो है सब्स्टिट्यूएंट ऑन एल्कीन। ठीक है, जो हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं एल्कीन के ऊपर तो वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर CC बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के फ्लोरीन लगा दूं या CN लगा दूं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर मेटल क्या करेगा, और डोनेट करना शुरू कर देगा। जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती चली जाएगी, उतना ज़्यादा मेटल उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, बैक बॉन्डिंग ही इंक्रीज़ कर रही होगी। ठीक है, बैक बॉन्डिंग ही इंक्रीज़ कर रही होगी। इसीलिए अगर यहाँ पर CN लगा हो या F लगा हो, बस आपसे यही पूछा जाता है। वो क्या करते हैं, एल्कीन में ये हाइड्रोजन की जगह पे वो अलग अलग ग्रुप लगा देते हैं और आपसे वही बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ देखने। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, अगर CC बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर रही होगी तो आपकी मेटल टू C बॉन्ड जो होगी वो डिक्रीज़ करेगी। ये भी ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा मेटल C बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, लेकिन CC बॉन्ड उतना ही वीक होता चला जाएगा। तो ये तो फैक्टर्स थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैम 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड लेंथ, वही बोल रहा है CC बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डिक्रीजिंग ना कि इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे देखो
वही आपका ये तो जीजेस सॉल्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखोगे, नेक्स्ट वाले में उसने क्या किया, दोनों H को हटा के CN लगा दिया, ठीक है। इसमें देखोगे तो इसने क्या किया, एक मतलब 2 H को हटाया और 2 फ्लोरीन लगाया, उसमें उसने क्या किया, दोनों H को हटा के, चारों H को हटा के चारों जगह पे फ्लोरीन आ गई। तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या CN है। तो CN जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है देन फ्लोरीन के, ध्यान रखना जो CN होगा वो अपना ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, ठीक है। तो इस केस में अब हम यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो इसमें तो नॉर्मल आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है नहीं, लेकिन उसके बाद इसमें आओ, फर्स्ट से आप इसमें आओ, इसमें क्या हुआ, सिर्फ 2 हाइड्रोजन को हटा के मैंने फ्लोरीन डाली, तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग, सबसे कम बैक बॉन्डिंग हो रही होगी इसमें, देन इसमें, देन इसमें और देन इसमें, ठीक है। अगर मैं बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिखूँ, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिखते हैं पहले हम, तो सबसे ज़्यादा किस में हो रही है मेरी, उसमें सबसे ज़्यादा हो रही है मेरी सेकंड वाले में, देन मेरी हो रही है फोर्थ वाले में, देन मेरी हो रही है थर्ड वाले में, और लास्ट में मेरा आ रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है। ये तो हो गया मेरा किसका, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर। तो उसने बोला CC बॉन्ड लेंथ बोलिए, CC बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। तो अगर बैक बॉन्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा हो रही है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इसी में होगी, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका जो डिक्रीजिंग है, बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर तो है, तो बस यहाँ पे यही वाला ऑर्डर देख लो कहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आपको सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में दी जाएगी, देखने को मिलेगी कि वहाँ पर CN लगे हुए हैं चारों, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे उतना ही PT उसको देने लग जाए। और हाँ, एक चीज़ और थी, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट भी चेक कर लेना। यहाँ पर तो आपको ज़रूरत नहीं थी कि सारे के सारे क्या हैं, +2 में ही हैं, सारे के सारे +2 में हैं यहाँ पर, इस वजह से मैंने चेक नहीं करी। लेकिन आपको क्या करना, सबसे पहला काम क्या है आपका, ऑक्सीजन स्टेट चेक करोगे मेटल की, उसके बाद आप देखोगे लीगेंड, जो अदर लीगेंड लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे ज़्यादा CN खींच रहा था, तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग इसमें देखने को मिली, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसमें, देन आपकी इस वाले में, देन आपकी इस वाले में, और देन आपकी इस वाले में। तो ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुश्किल था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्या बोलता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीसस सॉल्ट इज। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गेट 2012 में क्वेश्चन ये आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। इसमें बोला जीसस सॉल्ट इज डायामैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है, डायामैग्नेटिक होता है, PD2+ होता है ना, PD2+ है मतलब D10 सिस्टम है, सॉरी D10 नहीं D8 सिस्टम है। PD2+ क्या हो जाएगा आपका, PD2+ है, D8 सिस्टम होता है, और D8 सिस्टम आपको पता है स्क्वायर प्लेनर होता है ना, ये स्क्वायर प्लेनर क्यों होता है, PT आपको पता है 5D सीरीज का एलिमेंट है, स्क्वायर प्लेनर होता है, तो ऑलवेज मतलब ये लो स्पिन तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसका इनर ऑर्बिटल ही यूज हुआ होगा, DsP2। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक होगा, सारे के सारे क्या होंगे, पेयर हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, तभी तो एक इनर D ऑर्बिटल खाली रहा होगा। तो यहाँ पर डायामैग्नेटिक बिल्कुल सही है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन दिस सॉल्ट इज +2, ये भी सही बात है, अभी हमने देखा +2 ऑक्सीजन स्टेट थी। उसके बाद बोल रहा है ऑल द PTCl बॉन्ड लेंथ्स इन दिस सॉल्ट आर इक्वल, तो गलत बात है ना, यही तो गलत बात है। मैंने बताया था जो अपना ट्रांस होता है Cl, जो एल्कीन के ट्रांस लगा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो अलग होती है उनसे, ठीक है। उसके बाद D क्या बोल रहा है, CC बॉन्ड लेंथ ऑफ इथाइलिन मोइटी इन दिस सॉल्ट लॉन्गर देन दैट ऑफ फ्री इथाइलिन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो CC बॉन्ड लेंथ ऑफ इथाइलिन मोइटी इन दिस सॉल्ट क्या होती है, लॉन्गर होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ बैक बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, CC बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। अगर मैं फ्री इथाइलिन मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो इसने बोला था इनकरेक्ट बताओ, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर C ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यही वाली इनकरेक्ट है आपकी, बाकी सारी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट थी यहाँ पर। तो ये तो बात थी हमारी मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स की। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, आइसोलोबल एनालॉजी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में भी आता है और किस में आता है आपका, जैम में भी आता है, ठीक है। इस बार नेट का जो AB वाला पेपर हुआ था उसमें भी आइसोलोबल पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इस बार चांसेस है गेट में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं बात करूँ जैम में, तो जैम में ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे और ऊपर से पूछेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, आइसोलोबल एनर्जी, ये मैंने नेट के क्रैश कोर्स में भी कराया था, लेकिन वहाँ पर हमने ऊपर से बस हमने देखा था कि ऐसे होता है, और वहाँ पर हमने टेबल एक बना के दी थी, तो वो टेबल आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, कौन कौन से पेयर आइसोलोबल होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि दो फ्रैगमेंट्स को आइसोलोबल तब कहा जाएगा, चाहे वो आपके D ब्लॉक के हों, चाहे वो एक मेन ब्लॉक का हो, D ब्लॉक का हो, जब उनके फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अगर नंबर सिमिट्री
एनर्जी, शेप, as well as number of electron in them, मतलब जो भी फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें अगर किसी दो फ्रेगमेंट्स के लिए क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे हम इसमें, सिमिलर हैं, अगर सिमिलर तो इनको हम बोलते हैं क्या, आइसोलोबल पेयर्स बोलते हैं। बस ये चीज़ है, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर CH3 और जो MnCO5 है, MnCO5 है, ठीक है, वो क्या है, आइसोलोबल, ये सिंबल होता है आइसोलोबल का, ठीक है, इसको ऐसे करके दिखाते हैं, ये क्या होता है, इसका सिंबल होता है आइसोलोबल का। ये दोनों आपस में आइसोलोबल हैं, ठीक है। आपको वो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन से आइसोलोबल होगा, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है हमें वो भी तो पता होना चाहिए ना। कई बार ऐसा होता है कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम भी हैं, मे भी वहाँ पर ऑर्बिटल क्या हो, अलग हो जाए, तो वहाँ पर आइसोलोबल होता नहीं, तो हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर गेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। तो अगर मैं CH3 की बात करूँ तो जो मेरा CH3 है ये मेरा टेट्राहेड्रल का फ्रेगमेंट है, और जो मेरा ये वाला है वो ऑक्टाहेड्रल का फ्रेगमेंट है। क्या किया मैंने, ऑक्टाहेड्रल में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक लिगेंड को हटा दिया, यहाँ टेट्राहेड्रल में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक लिगेंड को हटा दिया। तो अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो कुछ इस तरह से इसने 3 बॉन्ड बना रखे होंगे, और एक ऑर्बिटल इसका क्या होगा, वेकेंट होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, है ना। CH3 है, 4 ऑर्बिटल होते हैं, 3 तो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए होंगे अपना, एक ऑर्बिटल रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा होगा। सिमिलरली इसको आइसोलोबल इस क्यों बोल रहे हैं हम इसको, इसके साथ अब देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर Mn है, ठीक है, इसने क्या 5 बॉन्ड बना रखे हैं पहले से ही, 5 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, और एक आपका इसका ऑर्बिटल खाली है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक CO निकल गया होगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, क्योंकि D7 सिस्टम क्या होता है, Mn D7 सिस्टम होता है, तो D7 इसको हम D7Ml5 सिस्टम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो आपके इसके नॉन बॉन्डिंग में है ही हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो क्या है, एक्स्ट्रा यहाँ पर बच गया। तो आप देखें एक ऑर्बिटल है और उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनको आइसोलोबल बोला जाता है, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, वो जो आता है वो इन्हीं के उससे आता है, भी हम उसकी बात भी करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन से हम जो क्वेश्चन करेंगे तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम बार बार चेक करें। लेकिन कभी आप फंस जाओ, ठीक है, मान लो MCQ पूछा हुआ है और आपने निकाला, तो इलेक्ट्रॉन तो आ गए आपके आइसोलोबल पेयर और 2 ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं, लेकिन होगा तो एक ही ना उसमें से, तो फिर आपको ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। ऐसे सिमिलरली अगर मैं CH2 की बात करूँ, CH2 फ्रेगमेंट की बात करूँ, तो CH2 वाले फ्रेगमेंट जो होते हैं वो मेरे आइसोलोबल होते हैं किससे, D8Ml4 वाले, ठीक है, कैसे, और यहाँ पे L जो होगा ना, बेसिकली L 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो FeCO4 वाला जो है ना, वो इससे आइसोलोबल हो सकता है। कैसे होगा, CH2 अगेन यहाँ पर 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं इसने, 2 ऑर्बिटल रहे होंगे और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, है ना, 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही रहा होगा। FeCO4 की बात करूँ तो 4 CO लगे रहेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी 2 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पे, ठीक है। अब यहाँ पर थे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, ये आपका मेन ब्लॉक का फ्रेगमेंट था, और यहाँ पर थे 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जनरली क्या देखा जाता है, जो मेन ब्लॉक के मेन ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन वाले स्टेबल होते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं उसमें क्या होते हैं, हमारे 18 इलेक्ट्रॉन वाले स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो 8 वाला 18 के साथ आइसोलोबल हो गया। ऐसे ही क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन अब हटा दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से भी हटा दिया, तो 7 वाला 17 के साथ आइसोलोबल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाला है ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, और ये वाले आपकी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अब यहाँ पर ये वाले आइसोलोबल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बात की टेट्राहेड्रल फ्रेगमेंट और ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट की बात की है यहाँ पर, तो ये एक तरह से आइसोलोबल हो गए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कौन सा, RuCO4, ठीक है, और यहाँ पर एक PtCO2 ले लेते हैं। अब बताओ ये दोनों क्या आइसोलोबल हैं,
अब आप कहोगे कि ये तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ना, एरोथेनियम के 8 और 8 यहाँ से, और ये है आपकी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। तो अब तो ये तो दोनों ही क्या थे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ही थे ना, तो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आइसोलोबल तो नहीं होने चाहिए थे आपके हिसाब से, लेकिन ये भी आइसोलोबल हैं। क्यों हैं? अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये ऑक्टाहेड्रल का है, और ये वाला जो फ्रेगमेंट है वो स्क्वायर प्लेनर का है, स्क्वायर प्लेनर का फ्रेगमेंट है, क्योंकि प्लेटिनम क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, तो ये वाला जो फ्रेगमेंट है वो स्क्वायर प्लेनर का फ्रेगमेंट है। इस वजह से क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में आपके 16 इलेक्ट्रॉन वाले स्टेबल होते हैं। तो अब अगर मैं इनकी ऑर्बिटल की पिक्चर आपको दिखाना चाहूँ तो ये दोनों, पहली बात तो ये दोनों आइसोलोबल हैं, वही लिख लेते हैं, ये दोनों के ही क्या हैं, आइसोलोबल हैं आपके। इसमें देखो आप, ये ऑक्टाहेड्रल का फ्रेगमेंट मैंने बताया आपको, 4 यहाँ पे कार्बन लगे होंगे, 2 ऑर्बिटल रहे होंगे और उनमें 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ठीक है। इसको देखो, अब ये स्क्वायर प्लेनर है अगर, तो 2 लिगेंड यहाँ लगे हुए। अब इसके पास क्या होंगे, इसके पास भी तो 2 ऑर्बिटल होंगे और उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसलिए ये दोनों आइसोलोबल हैं। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेन ब्लॉक के एक टेबल बना लेते हैं। मेन ब्लॉक के अगर है कोई फ्रेगमेंट तो उसमें क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन वाला और एक 18 इलेक्ट्रॉन वाला फ्रेगमेंट, मतलब मैं लिख रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल का फ्रेगमेंट लिख रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल मेन ब्लॉक ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब ये स्क्वायर प्लेनर कैसे पता लगेगा आप लोगों को, तो जनरली आपके जो पैलेडियम प्लैटिनम वाले कॉम्प्लेक्स के फ्रेगमेंट्स होंगे ना, वही होंगे स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर वाले, तो उनको ही देखने को आपको ज़्यादातर मिलेगा, तो उसको आप देख लेना। तो 8 वाला 18 के साथ और यहाँ पर 16 के साथ, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर है तो 16 वाला ही स्टेबल होता है, तो जो ये स्टेबल वाले हैं वो स्टेबल वाले के साथ हो गए। फिर आपका अगर यहाँ 7 हो गया तो यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 15 वाला आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर 6 हुआ तो यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ पर अब 14 हो जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था पीछे वाला, ये 14 था और ये 16 था, फिर भी ये आइसोलोबल थे। ऐसे ही अगर ये 5 हो जाएगा तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 15 हो जाएगा और ये वाला आपका आ जाएगा 13। तो इस तरह से आपकी टेबल अब चलेगी, ठीक है। तो अब अगर आपको स्क्वायर प्लेनर का भी फ्रेगमेंट दे दे तो वहाँ पे आप घबराएंगे नहीं, आप निकाल सकते हैं वहाँ से, बस 2 इलेक्ट्रॉन कम वाले, जैसे मान लो अगर इनकी बात करूँ तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ जाएगा, जैसे वो 15-5 वाले से अब 13-5 वाले के साथ होगा, ठीक है। वहाँ से आप माइनस करते हुए चले जाना, तो इस हिसाब से आपको याद हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन लिया हुआ था मैंने, वो देख लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसने बोला ये दो फ्रैगमेंट दो कंपाउंड ही पूरे दे दिए हैं। 2 पूरे कंपाउंड अगर दिए हुए हैं तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा आइसोलोबल होगा और कौन सा आइसोलोबल नहीं, मतलब आइसोलोबल हैं आपस में कि नहीं है। तो आप देखो इसमें सब चीज़ें तो सेम है, बस ये चीज़ देखो, इसमें ये और इसमें ये दोनों चीज़ें तो अलग हैं। तो अगर ये दोनों रिप्लेसेबल हैं आपस में तो दोनों आइसोलोबल होने चाहिए, तो बस इनको ही चेक कर लेते हैं। अब PTMe3 है, PTPMe3, अगेन PT आ गया, मतलब स्क्वायर प्लेन का फ्रेगमेंट होगा, तो यहाँ पर ये 14 इलेक्ट्रॉन है, और अगर CuCp की बात करें तो ये 16 इलेक्ट्रॉन है ना। CuCp की बात करें तो कॉपर के कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और Cp आपकी 5 इलेक्ट्रॉन देती है, तो मतलब 11 + 5 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। तो मैंने बताया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होंगे, दोनों ही क्या हैं, आपस में आइसोलोबल हैं। ये ऑक्टाहेड्रल वाली स्पीशीज़ का है और ये वाला आपका स्क्वायर प्लेनर वाला का है। तो ये 14 16 आपस में क्या है, आइसोलोबल दोनों के दोनों हैं। तो ये तो बात थी किसकी, आइसोलोबल एनालॉजी की। ऐसे ही आपके क्या होते हैं, जैसे अब हाँ अभी हम बोरेंस और कार्बोनेंस की बात करेंगे, तो हम जनरली वहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, BH यूनिट से, है ना। ये दोनों क्या होते हैं आपस, क्योंकि दोनों आपस में आइसोलोबल होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, वो भी 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, तो मेन ब्लॉक के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में क्या है, आइसोलोबल हैं। तो अभी हम उसका यूज़ करेंगे आगे आइसोलोबल। और जैसे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस को हम BH2 यूनिट से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वाली इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज़ से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये तो बात है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, COCO4 इज आइसोलोबल विद, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, D9ML4 का कॉम्प्लेक्स है ना। देखो कितने 9 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, तो कितने हो गए टोटल 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और 17 वाला किसका आइसोलोबल होता है, अगर मेन ब्लॉक की बात करें तो
आपका 7 वाले के साथ होता है। तो देख लो यहाँ पे CH4 है, 8 है, इसको कट कर दो, CH3 है, यही तो था 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, तो इसके साथ आइसोलोबल हो जाएगा ये। CH2 की बात करूँ तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, इसे भी काट दो, और ये आपकी क्या है 5 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, तो इसको भी कट कर दो। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी वाले से क्या हो जाएगा, आइसोलोबल हो जाएगा। गेट 2006 में पूछा हुआ था क्वेश्चन ये, तो आइसोलोबल बेसिकली गेट में ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है, ठीक है, एक ही आध बार पूछा हुआ है। अब इसकी बात करें, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीशीज़ इज आर, कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो CpMoCO3 एंड CpWCO3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो बिल्कुल सही बात है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं ये दोनों। कैसे हैं, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप के हैं, मोलिब्डेनम भी सेम ग्रुप का, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही देखते हैं, यहाँ पर कितने हो गए 5 हो गए, और यहाँ पर 3 CO थे, तो प्लस यहाँ से कितने आ जाएगा 6 यहाँ से आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए आपके 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। सिमिलरली यहाँ पर भी सिर्फ डिफरेंस क्या था, इसी का था ना, तो ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, दोनों 6 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेंगे, तो यहाँ पर भी ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ ही है, तो दोनों ही के दोनों क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो ये बेसिकली MSQ क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, CH2 माइनस एंड NH2 आर आइसोलोबल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो देख लेते हैं। CH2 माइनस की बात करूँ तो 4 + 2 -1 है, तो यहाँ पर +1 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हो गई। और NH2 भी क्या होती है 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ ही तो होती है, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं, आइसोलोबल अब उसने इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग करके लिखा हुआ है, आइसोलोबल है और आइसो वो भी हैं। देखो कैसे हो सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ CH2 कैसे होगा, ये C होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना रखे हैं, अब 2 ऑर्बिटल होंगे इसके पास। अब इलेक्ट्रॉन देखो कितने होंगे, पहले तो कार्बन के पास 4 होते हैं, 2 उसने बना लिए, एक माइनस 4, तो मतलब यहाँ पर 2 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। सिमिलरली अगर NH2 की बात करूँ, NH2 में क्या है, यहाँ पर भी ये टेट्राहेड्रल का वो मान सकते हैं हम इसको, ठीक है, टेट्राहेड्रल तो हाइब्रिडाइजेशन होती है इन लोगों की। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है मान लो, यहाँ पर 2 वो हैं, तो इसके पास भी 2 ऑर्बिटल बचे हुए होंगे। और आपको पता है नाइट्रोजन है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो उसने शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ, तो बचे इसके पास भी, तो यहाँ पर भी आपका 2 ऑर्बिटल और 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए क्या है, अब यहाँ पर फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप, सिमिट्री सब सिमिलर है, एनर्जी वगैरह, और इलेक्ट्रॉन भी उनमें सिमिलर हैं, इस वजह से इन दोनों को हम आइसोलोबल भी बोल सकते हैं। ऑल दो इलेक्ट्रॉन से पता चल गया था हमें, लेकिन फिर भी हमने ये भी देख लिया, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। अब बोला BH एंड CH आर आइसोलोबल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो BH आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने बताया BH C से रिप्लेस करते हैं, CH से नहीं। और CH कितना है आपका, ये तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, अब 4 और 5 वाले कैसे आइसोलोबल हो जाएंगे, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही नहीं और आइसोलोबल भी नहीं होते ये, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट वाली देखते हैं, CH3 एंड MnCO5 आर आइसोलोबल, तो अभी हमने देखा था, फर्स्ट एग्जाम्पल ही हमारा ये था, इसी से हमने समझा था। तो यहाँ पर क्या है, ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है और ये आपकी 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये 17 और 7 वाले आपस में आइसोलोबल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल इसके पास भी है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल इसके पास भी, एक लिगेंड यहाँ से कम है, एक लिगेंड यहाँ से कम है, तो ये भी क्या है आइसोलोबल है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई यहाँ पर, MSQ था, A, B और D आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी। और ये आपका जैम जो है वो 2021 का क्वेश्चन है, मतलब अभी रिसेंट ईयर में ही पूछा हुआ है, तो मतलब आइसोलोबल आप जैम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी आइसोलोबल की। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, बोरेन्स एंड मेटल क्लस्टर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे मैं गेट की बात करूं या अब तो जैम की 2-3 साल के पिछले साल के पेपर देखोगे तो जैम में भी बोरेन से, मेटल क्लस्टर तो नहीं लेकिन बोरेन से वही क्लोजोनिडो वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं बोल सकता हूँ अभी, और पर ज़्यादातर ये गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ बोरेन्स और मेटल क्लस्टर्स की, जो क्लस्टर स्ट्रक्चर है या उनकी ज्योमेट्री है, वो बेसिकली हम जनरली वेड रूल से निकालते हैं, ठीक है। वेड रूल से निकालते हैं, पहले हम वेड रूल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कुछ लिमिटेशंस भी हैं वेड रूल की, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले ये रूल जो था वो बोरेन्स के लिए ही आया था, ठीक है। उसके बाद मेटल क्लस्टर को पे अप्लाई हुआ, पहले इन्होंने बोरेन के लिए ये रूल दिया था। तो अगर मैं फर्स्ट रूल बात करूँ पहले, तो अकॉर्डिंग टू वेड, अगर कोई क्लस्टर मेरा ऐसे BnHn 2 नेगेटिव है और BnHn
+2 है, ठीक है। तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर कोई है तो उसको हम बोलेंगे, इस फॉर्मूले में अगर कोई बैठ रहा है तो उसको क्लोजो बोलेंगे। और अगर मैं इनके स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूं, मतलब कि ये बॉन्डिंग फ्रेमवर्क में जो भी ये क्लस्टर बना रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, तो वो ये प्रोवाइड करते हैं n+1, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, क्लोजो सिस्टम। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नीडो सिस्टम पे। तो अगर BnHn 4- है, और या फिर मैं बोल दूं BnHn +4 है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नीडो बोलते हैं। और इनमें अगर मैं क्लस्टर स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूं तो वो n+2 होते हैं, ठीक है। ये स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा, पेयर है ये, n+2 है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, नेक्स्ट वाले की, तो कहता नीडो याद कौन सा आता है, अरेक्नो आता है। BnHn कितना -6 और इसको मैं कैसे लिखता हूँ, BnHn +6, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अरेक्नो। और यहाँ पर n+3 आपके स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, हाइपो आता है। तो BnHn 8- और BnHn +8 कर लो, तो ये क्या होता है, हाइपो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर नॉमेनक्लेचर होता है इनका। और ये n+4 इसमें आपके क्या होंगे, बॉन्डिंग स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ठीक है। तो ये तो थी बात। अब ऐसे ही क्या होता है, अगर मान लो आपका BnHn 2- ना हो, सिर्फ BnHn हो, ठीक है। BnHn भी देख लेते हैं। अगर BnHn हो तब इसको हम बोलते हैं हाइपर क्लोजो, ठीक है, हाइपर क्लोजो। इसमें आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, मतलब स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर n होंगे। ऐसे इसके ऊपर वाला अगर और भी कम है, BnHn -2 हो गया, है ना, या फिर BnHn +2, तो उसको सुपर क्लोजो, उसके ऊपर आप सुपर क्लोजो सुपर लगाते जाइए, ठीक है, बस। और ये यहाँ से 1 माइनस करते जाइए और यहाँ से 1 प्लस। तो इसको याद करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है ये। अब हम देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उसका यहाँ पर निकालते हैं कि वो क्या है, क्लोजो है, नीडो है, अरेक्नो है, क्या है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, फर्स्ट वाला देखिए आप, तो ये BnH14 और माइनस लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, B9H9 ऐसे लिखो इसको, पहले तो n की फॉर्म में लाओ। अब हमने क्या किया, यहाँ से 6 हाइड्रोजन्स कम करी, ठीक है, 6 नहीं 5 हाइड्रोजन्स कम करी हमने, 5 हाइड्रोजन कम करी और एक माइनस चार्ज भी है, तो वहाँ पर अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कहाँ था, ऐसा ये किस में था, अरेक्नो में था, तो ये आपका हो गया अरेक्नो, ठीक है। इसकी अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर B8 है और H16 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, B8H8 +8। तो ऐसा कहाँ था, n+8 था ना, n+8 कहाँ पे था, हाइपो में होता था, हाइपो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मैं हाइपो की स्पेलिंग देख लेता हूँ एक बार, हाँ ठीक है, यही है स्पेलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम किसका, इसका। तो B11H13 है, 2- है, तो यहाँ पर अगर जब आप इसको इक्वेट करोगे तो इसको आप B11H11 और यहाँ पर 4- लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 2 हाइड्रोजन कम कर दिया आपने, उसके 2 नेगेटिव चार्ज और 2- पहले से था, तो इसका भी हम देखा था क्या है, ये नीडो है, नीडो है। तो बस आपसे यही, ऐसे ही आपको बोरेंस दे देते हैं और उसमें आपसे क्लोजो, नीडो और यही पूछते हैं, जैम में तो यही पूछते हैं, तो कुछ नहीं देते। अब आपके आते हैं कार्बोरेंस। तो कार्बोरेंस में कुछ नहीं है, बस बोरोन को एक BH यूनिट हटा के वहाँ पर कार्बन लगा देंगे वो, ठीक है। अभी मैंने बताया था कार्बन को हम रिप्लेस कर सकते हैं BH यूनिट से, तो पहले रिप्लेस करके देखते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक कार्बन आपका आइसोलेबल था BH से, तो यहाँ पर मैं 2 कार्बन की जगह 2 BH यूनिट लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर B7 लिखा और यहाँ पर H13 लिखा। अब यहाँ पे काउंट कर लो, 2 बोरोन और आ गए, तो इसको मैं अब B9H15 लिख सकता हूँ,
है ना। 13 पहले हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन और आ गए तो 15 हो गए। तो अब ये कैसा हो गया, ये आपका B9H9 + 6 हो जाएगा, मतलब ये अरेक्नो है, अरेक्नो है, ठीक है। अब देखो, अब जब भी कार्बोरेन आए, सिर्फ अगर कार्बन है वहाँ पर तो आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। एज इट इज़ जो ये दे रखा है ना, इसी का ही निकाल दो। इसका ही निकालोगे तो B7 है, H13 है, तो यहाँ पर कितना 6 का डिफरेंस है ना, B7H7 + 6 ही लिखोगे ना इसको, तो अरेक्नी तो आएगा। तो आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी कार्बोरेन आए आपके पास तो आप ये वाला काम करो में, अगर आपसे सिर्फ क्लोजोनिडो वगैरह ही पूछा हुआ है, ठीक है, तो आप वो वाला काम करो ही मत। तो सिंपल आप यहाँ से ऐसे ही निकाल सकते हो इसको। अब यहाँ पर सल्फर आ गया, ठीक है। सल्फर कितने वैलेंस लगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम इसको किससे, BH3 यूनिट से रिप्लेस करेंगे। किससे, जो सल्फर होगा आपका, सल्फर जो होगा वो आइसोलोबल हो सकता है BH3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे रिप्लेस करेंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा आपका, BH3 B9H11। अब यहाँ पे देख लो, B9 है और एक बोरोन और है, तो यहाँ पर B10 हो गया और H11 और 3 14 हो गया, तो मतलब B10H14 हो गया, ये B10H14 हो गया, मतलब ये नीडो हो गया, है ना। 4 का डिफरेंस आ गया ना, तो इसको B10H10 + 4 भी लिख सकते हैं या फिर B10H10 4- भी लिख सकते हैं, तो ये नीडो आ गया। ऐसे ही इसका देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, एक फॉस्फोरस आ गया, तो कार्बन को अगर रिप्लेस ना भी करें लेकिन फॉस्फोरस को तो करना पड़ेगा ना, कि वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है, तो एज इट इज़ नहीं निकाल सकते हम यहाँ पर। तो दोनों को रिप्लेस कर ही देते हैं, अगर कर ही रहे हैं एक को भी, तो BH हो गया और एक ये BH2 हो गया। फॉस्फोरस को BH2 से रिप्लेस करूँगा ना मैं, 3 2 5 और 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के होते हैं, BH2 हो गया और यहाँ पर B10H11 पहले से दे रखा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो 1 बोरोन 2 बोरोन और 10 पहले से, तो ये B12 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 11, तो ये 14 हो गया, ठीक है। ऐसे हो गया। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये क्लोजो होगा, क्लोजो ही तो है ये, तो B12H12 + 2 लिखेंगे तो वो क्लोजो आ जाएगी। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब क्या होता है, ये जो बोरेन्स और कार्बोरेन्स होते हैं, हम इनकी स्ट्रक्चर मतलब ज्योमेट्री भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ये सारे, अगर ये क्लोजो हों, ठीक है, अगर आपका क्लोजो आ जाए तब आप कैसे करोगे इसको। अगर ये क्लोजो है, क्लोजो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो क्लोजो में अगर 6 वर्टिसेस हैं आपके, ठीक है, अगर 6 वर्टिसेस हैं तो इसको मैं बोलूँगा ऑक्टाहेड्रल आएगी ज्योमेट्री, है ना, क्योंकि क्लोजो में ऑक्टाहेड्रल की क्लोजो स्ट्रक्चर होती है ना। उसके बाद अगर इसके 7 हैं तो मैं बोलूँगा पेंटागनल बाइपिरामिडल आ जाएगी। अगर 8 हैं तो 8 वाली कौन सी आपकी स्ट्रक्चर होती है, क्लोजो, ठीक है। 8 में आपकी क्लोजो स्ट्रक्चर कौन सी हो सकती है, स्क्वायर एंटी प्रिज्म हो सकती है, स्क्वायर एंटी प्रिज्म, ठीक है। 9 आ गया तो ये ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म हो सकता है, ट्राइगोनल प्रिज्म हो सकता है। और अगर ये आ जाए कितना, 10 आ जाए, तब ये बाइकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म होगा, बाइकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इनकी ज्योमेट्रीज। अब लेकिन अगर क्या हो, कुछ और ज़्यादा नीडो आ जाएगा। अब नीडो आ गया तो आपको डीकैपिंग करवानी पड़ेगी, तो डीकैपिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अभी एक क्लोजो के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटल क्लस्टर्स की। अभी एग्जांपल रह गया ना, इसको अभी भी करेंगे, इसको अभी हम करेंगे। पहले हम देखते हैं मेटल क्लस्टर्स के लिए वेड रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं मेटल क्लस्टर्स की बात करूं तो वेड ने पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या दिया अपना, वो जैसे स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना N+1 N, ऐसे ही आपके पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो मेटल फ्रेमवर्क में डोनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम PEP निकालते हैं, PEP निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ किसका, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपका मेटल जो भी कंपाउंड होगा उसमें से माइनस आप कर देंगे 12 × N। अब ये N है नंबर ऑफ मेटल और डिवाइड बाय इसको 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन
पेयर आ जाएंगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाएगा। तो कभी कभार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कितने इसमें पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कितने इलेक्ट्रॉन काउंट है, ठीक है। इससे हम और फिर हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं कैसे आएगी। तो 12n बेसिकली वो माइनस करते हैं हम इसमें। तो अब अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा RH7 CO16 एंड 3 नेगेटिव, ठीक है। इसका हम निकालते हैं कितना है, क्या आएगा, क्लोजो आएगा कि नीडो आएगा, क्या आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो RH है, आपको पता है RH जो रोडियम होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 9 होते हैं, कोबाल्ट वाले ग्रुप से होता है ना। तो 9 × 7 करूँगा मैं तो ये कितना आ जाएगा 9 × 7 प्लस कार्बन कितनी है 16 है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं तो सीधा 32 लिख देते हैं। 16 × 2 करेंगे और प्लस यहाँ पर 3 माइनस चार्ज है तो +3 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 63 + 32 + 3, ठीक है। तो जब इसको आप निकालेंगे टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 यहाँ 66 68 एंड ये 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको PEP निकालना है तो निकालते हैं PEP। तो ये कितना आ जाएगा PEP आपका 98 -12 × n। n क्या है आपका नंबर ऑफ मेटल्स जितने हैं क्लस्टर्स में, तो 7 थे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 करो तो ये कहाँ से आ जाएगा 98 -12 × 7 कितना होता है 84 होता है। तो ये 14/2 आ जाएगा जिसको आप 7 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास 7 पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब ये कैसे करोगे इसको, अब आपके पास 7 मेटल थे ना, तो इसको 7 मेटल है 7 ये भी आ गया तो इसको हम n रूल में फिट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये 8 आ जाता तो ये n+1, n मतलब बेसिकली क्या है नंबर ऑफ मेटल जितने इन्वॉल्व हैं, तो ये n वाले रूल में फिट हो जाता है, मतलब n पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n स्कैटर इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, मैंने अभी ऊपर बोरन में बताया था ना, n किस में आता है आपका हाइपर क्लोजो में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपर क्लोजो आएगा, हाइपर क्लोजो आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो हाइपर क्लोजो है और 7 वर्टिसेस हैं, तो इसकी ज्योमेट्री अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहो तो कैप्ड ऑक्टाहेड्रन आएगी इसकी। ऑक्टाहेड्रल होगा, अगर 6 वर्टिसेस होते क्लोजो होता। हाइपर क्लोजो कब होता है जब ऑक्टाहेड्रल मतलब क्लोजो की एक कैपिंग और मैं कर दूं, है ना। कैप्ड ऑक्टाहेड्रन, कैप्ड क्लोजो भी बोल सकते हैं उसको। तो हाइपर क्लोजो बेसिकली कैप्ड क्लोजो को ही बोला जाता है। और अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो वेड ने प्रिडिक्ट जो की थी वो क्या थी, कैप्ड ऑक्टाहेड्रन ही थी। 98 इलेक्ट्रॉन के लिए कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। तो जब अगर मेटल क्लस्टर की ज्योमेट्रीज की बात करूँ तो वेड ने क्या बताया था, वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन मैंने जो पिछली अगर आपकी नेट क्रैश कोर्स की वीडियो आप देखोगे तो वहाँ मैंने एक टेबल लिखवाई थी आपको, ठीक है, कि 60 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 62 है तो क्या होगा, 60 के लिए टेट्राहेड्रन, 62 के लिए बटरफ्लाई, 64 के लिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, 86 के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, 98 के लिए कैप्ड ऑक्टाहेड्रन आती है। इस तरह से वहाँ पर क्या किया हुआ था 90 है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म आती है ज्योमेट्री। तो वो वेड ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर रखी थी, ठीक है। तो वहाँ से आप वो याद कर सकते हो और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कई क्लस्टर पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री पूछी जाती है उनकी, तो वो आपको याद होनी चाहिए टेबल, ठीक है, तब आप जाके ये क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करूँ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2 यहाँ पर ऑस्मियम 6 और CO18, इसका भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन है, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते 2 प्लस ऑस्मियम 6, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में तो 48 हो गए 6 ऑस्मियम से, प्लस यहाँ पर 36 आ गए कार्बोनिल से, ठीक है। तो इसको आप जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 38 + 48 दैट इज 86 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। 86 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब PEP निकालना है आपको, PEP निकालना है तो 86 -12 × 6 करूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे 6 मेटल हैं, डिवाइड बाय इसको 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 × 6 कितना होता है आपका 72 होता है, तो ये भी आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका PEP जो आ गया वो 7 आ गया। 7 वहाँ पे भी आया था लेकिन वहाँ पर क्या था, वो n रूल में फिट बैठ रहा था क्योंकि नंबर ऑफ मेटल वहाँ पर n थे, लेकिन यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मेटल आपके 6 हैं। तो आप 6 + 1 जब करोगे तभी तो 7 आएगा, तो ये n+1 रूल में बैठेगा, ठीक है, n+1 रूल में बैठेगा। और n+1 रूल हमने किसके लिए देखा था, क्लोजो के लिए देखा था। क्लोजो में तो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर इतने आ रहे थे, तो ये आएगा आपका
क्लोजो आएगा। और क्लोजो अगर है और 6 वर्टिसेस हैं तो वेड ने क्या प्रिडिक्ट किया था वहाँ पर कि उसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या आएगी, आपकी ऑक्टाहेड्रन आएगी, लेकिन नहीं आती है। इस वाले कंपाउंड की ऑक्टाहेड्रन नहीं आती है, ये ध्यान रखना है अब आपको। अब यहीं से हम लिमिटेशन स्टार्ट कर देते हैं वेड की। तो अगर मैं बात करूँ इसी का एनायन ले लूँ, ठीक है, इसी का एनायन ले लूँ, ऑस्मियम 6 CO 18 और 2 नेगेटिव, ठीक है, बस 2 हाइड्रोजन हटाए, मैंने 2 माइनस चार्ज लगा दिया, तो ये तो ऑक्टाहेड्रन आता है क्योंकि इसमें भी वही से n+1 ही बैठेगा रूल, और 86 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ये तो ऑक्टाहेड्रन आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं H2 ऑस्मियम 6 CO 18 इसकी बात करूं तो आना तो ऑक्टाहेड्रन चाहिए था वेड रूल के हिसाब से, लेकिन नहीं, क्लोजो तो है, लेकिन ये क्या होता है, कैप्ड स्क्वायर पिरामिड होता है, कैप्ड स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी एक और इसकी लिमिटेशन है, एक और कॉम्प्लेक्स है सेम इसी का ही, बस इसमें क्या करूँ मैं, H2 की जगह पे आप पिरीडीन लगा दूँ, क्या लगा दूँ, पिरीडीन लगा दूँ, और ऑस्मियम 6 और CO 18 ही रहने दूँ, ठीक है। अगेन ये वही 86 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आएगा, क्लोजो ही आएगा अगर वेड रूल से आप वो करोगे। लेकिन ये क्या होता है, एज्ड कैप ट्रायंगुलर बाइपिरामिड, TBP, ठीक है। TBP में कि एक एज पे अगर मैं कैपिंग कर दूं तब जाके इसकी स्ट्रक्चर आती है, तो ये आपको ध्यान रखना था। यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल नहीं आएंगे, ये कैप्ड स्क्वायर पिरामिड आएगा और ये एज कैप्ड TBP आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना था। तो ये थी क्या, वेड की लिमिटेशंस थी। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल छोड़ा हुआ था ना, क्या था वो, शायद ये था वो एग्जाम्पल, ये था आपका B4H6 और यहाँ पर मैंने COCP लगा रखे थे 2, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो इसमें देखो कैसे करोगे, अब आपको वही आइसोलोबल एनालॉजी यूज़ करनी है, COCP। अब COCP जो होता है आपका पता है 9 आपके CO के होगा, CP के 5 हो गए, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, तो इसको आपको कितने 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से ही क्या करना पड़ेगा, वो करोगे, ठीक है। तो इसको आप किससे रिप्लेस करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब BH यूनिट से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। और जब BH यूनिट से रिप्लेस करो या ना करो बात बराबर है, आप ऐसे ही निकाल सकते हो। करके देख लेते हैं हम, अगर ये आएगा आपका क्लोजो ही, चाहे उससे करो चाहे इससे करो, तो B4H6 और यहाँ पर आपकी 2 BH यूनिट आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये B6H8 आ जाएगा, तो ये क्या है, B6H6 + 2, तो यहाँ पर ये क्लोजो आ जाएगा, क्लोजो आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्लस्टर, तो क्लस्टर आपको क्या मिलते हैं, बोरेन्स मिल सकते हैं, कार्बोरेन्स मिल सकते हैं, या तो कोई अदर हेटेरो एटम भी आ सकता है। आप आइसोलोबल एनालॉजी का यूज़ करते हुए उनको निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आपकी बात आती है, अगर मान लो क्लोजो ही है तो आप उसकी ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। और उसके बाद आपके आते हैं मिक्स वाले, जैसे अभी ये वाला था, बोरेन्स और मेटल क्लस्टर दोनों ही मिक्स हो सकते हैं। फिर आपके प्योरली मेटल क्लस्टर आते हैं, हमने पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब वेड रूल के अकॉर्डिंग उनका निकाला क्लोजो नीडो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशंस देखी हमने कि वेड जो जहाँ पर फेल हो जाता है। और अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ B10H10 एंड B10H40 रिस्पेक्टिवली आर। इसी साल जैम में ये क्वेश्चन पूछा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, देख रहे हो, ये वाला तो आपको बना बनाया दे रखा है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। BnHn-2 है, क्लोजो होता है, आपको पता है, ठीक है, क्लोजो। और ये क्या है, B10H14 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, B10, इसको लिख सकते हैं B10H10 + 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका, नीडो हो जाएगा, बस क्लोजो और नीडो आंसर आ गया आपका। क्लोजो नीडो कहाँ दे रखा है, क्लोजो एंड नीडो, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका सही दे रखा है ये। उसमें नीडो अरेक्नो बोल दिया, नीडो एंड क्लोजो, ठीक है, क्लोजो एंड अरेक्नो, तो ये सब क्या है, इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है वो गेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गेट में आपसे क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग, तो बहुत सारे आपको वो दे दिए हैं, और इन्हें पूछा है कौन से हैं जो वो नीडो स्ट्रक्चर के होंगे, ठीक है। तो गेट में देख रहे हो आप देखो मेटल क्लस्टर का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा इजी होता है, इस वजह से उसको मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने क्या लेंदी कर दिया इसको। अब यहाँ पे 4-5 दे दिए हैं आपको, आप सब में चेक करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है, सबका चेक करना पड़ेगा। तो निकालते हैं, तो ये तो B12H12 2- है, क्लोजो है ये, तो इसमें हम अलग पेन से दिखाते हैं इसको। तो ये तो आ गया आपका क्लोजो, ठीक है, क्लोजो। इसकी बात करते हैं,
ठीक है, तो ये क्या है आपका वही मेटल क्लस्टर आ गया। तो आपको पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पे पहले से टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं। क्या दे रखा है आपको, Ni5 CO12 एंड 2- दे रखा है। तो इसके अगर मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालूँ तो निकल दे रखा है, निकल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, 5 दे रखे हैं तो 50 हो गए, 12 CO दे रखी हैं तो यहाँ पर 24 ये आ गया, और +2 क्योंकि -2 चार्ज है। इसको सम अप करोगे तो ये 76 आ जाएगा। कितना आ गया, 76 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पर पीईपी निकालते हैं। तो पीईपी क्या आ जाएगा, पीईपी तो 76 - 12 × 5 करूँगा मैं, क्योंकि 5 ही मेटल है मेरे पास, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा इसको। तो ये आएगा 76 - 60 करूँगा, 16/2 दैट इज़ 8 आ जाएगा। और 8 जो होते हैं वो, अब मेटल कितने हैं, 5 हैं, 5 हैं और 8 है, तो 5 + 3 करना पड़ेगा, मतलब ये N+3 में बैठ रहा है। और N+3 किसके लिए था, मेरा अरेक्नो के लिए था, नीडो के लिए तो नहीं था। तो ये भी नीडो नहीं हो सकता, अरेक्नो। तो यहाँ पर अभी हमने 2 जो चेक करे, दोनों में से कोई भी नीडो नहीं है। लेकिन अब इसका देखते हैं, ठीक है। ये कार्बोरेन आ गया, तो उस कार्बन को चेंज करो या ना करो जरूरत नहीं है, आपको नीडो क्लोजो ही निकालना है, तो इसको चेंज मत करो। तो B9H11 2- है, तो इसको आप B9H13 भी तो ले सकते हो, या फिर B9H9 4- ले सकते हो। तो ये तो नीडो आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, ये नीडो आ जाएगा, ठीक है। सो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 9 बोरोन होंगे और हाइड्रोजन अगर आप जोड़ो या फिर नेगेटिव चार्ज जोड़ो तो 4 का डिफरेंस, और 4 का डिफरेंस जब आता है तो वहाँ पर नीडो स्ट्रक्चर होती है। इसका देख लेते हैं, RH6CO16, तो इसको फिर से भी वही पीईपी से करना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रोडियम के आपको पता है 9 × 6 + 16 × 2, तो ये आ गया आपका 9 × 6 कितना होता है आपका 54 + 32, तो ये आ गया आपका 86 इलेक्ट्रॉन्स। और 86 आ गया। अब इसमें से पीईपी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पीईपी निकालते हैं इसका। तो 86 माइनस कितना करेंगे, 12 × 6 करेंगे 72, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। और 6 मेटल है मेरे पास, तो n की वैल्यू 6 हो गई, तो n+1 करना पड़ेगा मुझे, 6 + 1 तभी तो 7 आएगा। तो ये n+1 में बैठ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्लोजो हो जाएगा, नीडो नहीं होगा। तो नीडो अभी तक एक ही आया आपका, ये क्लोजो था, ये भी क्लोजो है, और ये आपका अरेक्नो आया था। अब इसकी देखते हैं, तो इसमें अभी इसका निकालोगे तो ये 8 × 6 + 20 × 2 करना पड़ेगा, तो ये 48 हो गया, प्लस यहाँ पर ये कितना हो गया, 40 हो गया, तो ये आ गया आपका 88 इलेक्ट्रॉन आ गए। माइनस कर दो इसमें से आप 12 × 6, क्योंकि 6 मेटल है आपके पास, तो 12 × 6 करोगे तो 72 माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप करोगे तो ये 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 आएगा, और n की वैल्यू कितनी है, अब 6 है, तो 6 + 2 करूँगा तभी तो 8 मिलेगा, तो मतलब n+2 करना पड़ेगा मुझे, n+2। तो ये n+2 किसके लिए होता है, नीडो के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो नीडो आ गया। अब और देखते हैं बाकी वाले भी। तो अभी तक मेरे 2 नीडो आ चुके हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी नहीं आया कोई भी, 2। अब इसमें देखते हैं, ये B5H11 है, तो B5H5 + 6 लिखना पड़ेगा इसको, तो ये अरेक्नो आएगा, ठीक है। तो सिंपल था, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी काटो। अब B6H10 है, तो B6H6 + 4 लिखेंगे, और 4 आ गया तो मतलब यहाँ पर ये भी नीडो होगा। तो ऐसे कितने आ गए आपके, इसमें से बच नहीं थे ना, और तो नहीं थे, तो आपके यहाँ से आपके कितने, 2 पहले थे और 1 अब ये, तो आपके 3 नीडो आ गए, 1 2 एंड 3। तो आंसर आ गया आपका यहाँ से 3 जो थी स्ट्रक्चर इसमें से वो नीडो थे, 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बात थी किसकी, मेटल क्लस्टर्स की। अब आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक बेसिकली वो तो था रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन वाला ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन, जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, माइग्रेटरी इंसर्शन, बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन, ठीक है, ये सारी रिएक्शन। तो ये सारे की सारी रिएक्शन नेट के क्रैश कोर्स की वीडियो में अच्छे से करवा रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बार बार कराने का वो फ़ायदा है नहीं, ठीक है, वही चीज़ें बार बार पढ़ोगे। अब अगर मैं जैम की बात करूँ तो जैम में बस इस पार्ट से बस ये पूछते हैं, आपको रिएक्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए, तो उसके लिए आप जाके वही काम करेंगे, नेट की जो क्रैश कोर्स वीडियो है उसको देखेंगे,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से देख के आपके क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। 2-3 ही क्वेश्चन पूछे हुए, ज़्यादा एक तो क्वेश्चन पूछते नहीं इस टॉपिक से, लेकिन गेट में आते हैं, गेट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये गेट का है, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया जो पिछले साल ही पूछा हुआ माइग्रेटरी इंसर्शन पे, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो उसका जो थ्योरी पार्ट है वो आप जाके नेट क्रैश कोर्स की वीडियो से देख लेंगे। अगर यहाँ पे बात करते हैं, बोला द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हीट कर रहा है इसको और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने बताया था कि नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या उल्टा हमें चलना है। जैसे माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है कि अगर आपका कोई CH3 लगा तो वो जाके CO पे माइग्रेट हो जाता है या CO उसके अंदर इंसर्ट कर जाता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हीट कर रहा हूँ तो एक CO निकल जाएगी, कार्बन निकलेगी और ये CH3 उसकी जगह ले लेगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना था कि जो मेरा ट्रांस वाला है ना, उस पर कभी भी ये माइग्रेट नहीं करेगा। जो माइग्रेटरी इंसर्शन होता है ना, माइग्रेटरी इंसर्शन के लिए जो एक कंडीशन है आपकी, फॉर माइग्रेटरी इंसर्शन 2 ग्रुप्स शुड बी सिस, शुड बी सिस, सिस होने बहुत ज़रूरी हैं। सिस नहीं होंगे तो वहाँ पर नहीं होगा। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पॉसिबिलिटी जो है, या तो ये CO निकल जाए, या तो ये CO निकल जाए, या तो ये CO निकल जाए, या तो ये CO निकल जाए। इस वाले से रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए ये वाला नहीं निकलेगा। ये CH3 यहीं पे आके लग सकता है इन सिस पोजीशंस पे खाली, ठीक है। तो 4 पॉसिबिलिटी बनी, चारों को बना के देखते हैं, ठीक है। चारों को हम बना के देखेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट मान लो 13 CO निकाल रहा हूँ, 13 CO निकालूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, Mn, ठीक है। ये CO रह जाएगा, 13 CO के यहाँ पे CH3 लगा दो, ये CO एज इट इज़, ये CO एज इट इज़, ये CO एज इट इज़ और ये भी CO एज इट इज़। एक प्रोडक्ट मेरा ये बन गया, ठीक है। इसे 1 मार्क कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, अदर CO निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, Mn, यहाँ तो CO रहेगा, ये आप 13 CO वाला रहेगा, ये आपका CH3 हो जाएगा। जहाँ वेकेंट स्पेस आएगा वहीं तो CH3 आके लगेगा, बाकी आपके एज इट इज CO। तो एक प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने 2 प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका Mn। अब आप इस तरफ वाले CO निकालोगे, निकाल देते हैं। तो यहाँ CO आ गया, यहाँ 13 CO ही रहा। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला, इधर CH3 लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर CO और यहाँ पर CO और एक CO ये रहा, ठीक है। एक ये बन जाएगा आपका, एक ये प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या बन सकता है, ये वाला CO निकालेंगे, ठीक है। तो Mn CO, यहाँ पे 13 CO ही था, यहाँ पर CO, यहाँ पर भी CO और यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर CO ही था, एक प्रोडक्ट आपका बन गया ये। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। अब इसमें से आप ध्यान दोगे तो आपको ये ध्यान लगेगा कि जो ये वाला प्रोडक्ट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या है, सेम है। कैसे सेम है, देखो 13 CO है, 13 CO के सिस में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, 13 CO के सिस में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CC तो है, ये भी CH3 की सिस पोजीशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 13 CO है ही नहीं, इसमें 13 CO है ही नहीं, तो ये अलग प्रोडक्ट होगा। एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, ठीक है, एक इन दोनों को मिला के बनेगा, ठीक है। और एक ये वाला बनेगा जिसमें 13 CO के ट्रांस में CH3 है। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर ये 4 बने थे, अगर ये चारों पर 25%, 25%, 25% अगर बनते तो क्या होता, मैं ये बोल सकता हूँ ये 25% बना होगा। अब ये 25 और ये 25 तो सेम ही है, तो इन दोनों का ओवरऑल एक प्रोडक्ट जो बना होगा वो 50% बना होगा। ये वाला, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, और ये ट्रांस वाला जो होगा ये 25% बना होगा। तो बस आपसे यही पूछा था, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, आपसे यही पूछा गया था जो प्रोडक्ट बन रहे हैं पॉसिबल, या तो उनका एक बार उनका रेशो पूछा हुआ है। रेशो अगर की बात करूँ तो 1:2:1 में हो जाएगा, और या तो ऐसे पूछा था कितने परसेंटेज बनेगा, तो 25% एक, फिर 50% ये वाला और 25% ट्रांस वाला, ठीक है। एक में जिसमें 13 CO है ही नहीं, एक वो हो गया 25%, एक में सिस वाले जो 50% बनेंगे और ट्रांस वाला 25% बन जाएगा। तो इस तरह से इसको अप्रोच करना था। तो बस यहाँ पे हमारी क्या होती है, वीडियो ख़त्म होती है ये। नेक्स्ट एक और पार्ट आपका था क्या, कैटालिसिस का पार्ट। तो कैटालिसिस भी मैंने बहुत अच्छे से एक नेट की क्रैश कोर्स वीडियो में करवा रखे हैं, सारी कैटालिटिक साइकिल डिस्कस की हुई हैं। कैटालिसिस से एक तो जैम में क्वेश्चन आता नहीं है, गेट में आता है, तो गेट में आप बस वो वीडियो देखेंगे, उसमें सारे कैटालिस्ट साइकिल करवा रखी है। मेन जो पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी करवा रखा है, ठीक है। सारे कैटालिस्ट मैंने
अच्छे से वहाँ पर डिस्कस कर रखें, तो आप वहाँ से वो देख लेंगे, ठीक है। बार बार यहाँ पर कराने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टाइम सेव करना है ना आप लोगों को। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग।